हाँ भाई, तो पढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुका है। क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुका है। पॉलन ग्रेन बन चुका था और माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि भाई पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, और मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को रखता है। और जहां भी आएगा गैमेटोफाइट मतलब आप समझेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सही है। चलिए, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है और पॉलन ग्रेन के अंदर रहता है मेल गैमेट। क्या रहता है? मेल गैमेट। दो मेल गैमेट रहता है जिसको जर्मिनेटिव सेल भी कहते हैं या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वही रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन में पार्ट लेता है। उसके पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और एक होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास होता है रिजर्व फूड, जो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है भाई? पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है। माइक्रोपाइलर इंड तक आते आते वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा कहानी किसका? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन का। ठीक है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का। अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। कुछ पॉइंट है जिसको आप बस ऐसे ही सुन लीजिए। पॉलन ग्रेन में एनसीईआरटी के बारे में लिखता है कि भाई पॉलन ग्रेन ना न्यूट्रिएंट रिच होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो आजकल पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन का कैप्सूल वगैरह बनाया जा रहा है और फूड सप्लीमेंट के जैसा उसका यूज किया जाता है। क्या? फूड सप्लीमेंट के जैसा उसका यूज किया जाता है। उसके बाद कहता है कि पॉलन ग्रेन का जो वैलिडिटी है ना, कि पॉलन ग्रेन कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का वैलिडिटी डिपेंड करता है वहां के सराउंडिंग के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। चूंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए आप एकदम मस्ट है आपके लिए इसको याद रखने के लिए कि वैलिडिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी एंड व्हाट? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो पॉलन ग्रेन का वैलिडिटी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एनसीईआरटी आपको बताता है कि कुछ सीरियल्स है। क्या? कुछ सीरियल्स है जैसे राइट, वीट, मेज। क्या? कुछ सीरियल्स है जैसे कि राइस, वीट और मेज। एनसीईआरटी बस लिखता है राइस एंड वीट। राइस और वीट के पॉलन ग्रेन का, किसका? पॉलन ग्रेन का जो वैबिलिटी है ना, वो मात्र कितना? 30 मिनट होता है। कितना भाई? 30 मिनट, मात्र 30 मिनट। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा ये डाटा कि भाई राइस और वीट का या सीरियल्स का जो वैबिलिटी होता है ये कितने समय का होता है? 30 मिनट्स का होता है। पॉलन ग्रेन का वैबिलिटी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि रोजेसी फैमिली के प्लांट, उसके अलावा लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स और रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के प्लांट। किसके? सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स। सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स, ये प्लांट्स ऐसे हैं ना जिनके पॉलन ग्रेन एक्टिव रहते हैं, वायबल रहते हैं। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? 1 महीने के लिए। कितने महीने के लिए भाई? लगभग 1 महीने के लिए, 4 मंथ। तो मंथ यानी महीनों तक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी फैमिली के पॉलन ग्रेन क्या? वायबल रह सकते हैं। क्लियर है? कौन कौन सा? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के पॉलन ग्रेन महीनों तक क्या रहते हैं भाई? वायबल रहते हैं। आपको पता है पॉलन ग्रेन को आप और भी लंबे समय तक, मतलब सालों साल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। समझ में आया? सालों साल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कैसे सर? कैसे रख सकते हैं? आप उसका क्रायो प्रिजर्वेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? क्रायो प्रिजर्वेशन कर दीजिए। सुने कभी क्रायो प्रिजर्वेशन?
क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ गया, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कैसे? क्रायो प्रिजर्वेशन में हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। किसका यूज करते हैं भाई? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका यूज करते हैं, आंसर चला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर को -196 तक घटा देता है। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस तक घटा देता है। और -196 डिग्री सेल्सियस पे आप पॉलन ग्रेन को अगर प्रिजर्व करते हैं तो इस टेक्निक्स को कहते हैं, अच्छा, लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से अगर पॉलन ग्रेन को या किसी भी लिविंग सब्सटेंस को आप क्या करते हैं भाई? प्रिजर्व करते हैं, तो इस टेक्निक्स को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और कितना टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आप पॉलन ग्रेन को और भी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अपना पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट का कहानी होता है खत्म। आप अब पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्या पढ़ेंगे भाई? फीमेल गैमेटोफाइट। कोई बताएगा फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना, फीमेल गैमेटोफाइट वो क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या कहलाता है? इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। इम्ब्रियोसैक में मतलब इम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेट नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मतलब समझ गए? जैसे पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। वैसे ही इम्ब्रियोसैक गैमेट नहीं है, क्या है भाई? फीमेल गैमेटोफाइट है। मतलब इम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट्स होगा। क्या होगा? फीमेल गैमेट्स होगा, जिसको एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। चलो देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं भाई? तो मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं भाई? मेगा गैमेटोजेनेसिस। लेकिन सर एनसीईआरटी में मेगा गैमेटोजेनेसिस जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेगा स्पोर बनाया है। पहले क्या बनाया है? मेगा स्पोर। तो सबसे पहले मेगा स्पोर बनाएंगे और मेगा स्पोर से फिर गैमेट्स को बनाएंगे तो कहलाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हम फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मतलब किसके अंदर पढ़ेंगे भाई? बोलो ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे भाई? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। यानी फीमेल गैमेटोफाइट अगर हमको बनाना है तो पहले मेगा स्पोर बनाना है और मेगा स्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा किसमें? एम्ब्रियोसैक में। यानी तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है तो किसमें पढ़ना होगा हमको? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। किसमें पढ़ना होगा भाई? मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मेगा स्पोर बनाएंगे और मेगा स्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा किसमें? मेगा गैमेट्स में, यानी फीमेल गैमेट्स में, जिसको एग सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? गाइनोईशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, और गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम के यूनिट को एक गाइनोशियम को अगर निकाल के देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं भाई? पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट गाइनोशियम, और गाइनोशियम का एक यूनिट, गाइनोशियम का एक इंडिविजुअल क्या कहलाता है? पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। आपको पता है पिस्टिल या कार्पेल में मेनली 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये वाला फिगर तो याद होगा, बचपन से देख रहे हो भाई। ये वाला क्या भाई? एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा को ओवरी से जो कनेक्ट करता है, स्टिग्मा को ओवरी से जो कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा को ओवरी से जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्टाइल। तो ये वाला क्या है? ये वाला है स्टिग्मा। चलिए भाई, ये क्या है? ये है स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पॉलन ग्रेन का, सॉरी गाइनोशियम का या पिस्टिल या कार्पेल का मेनली 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है सर स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। क्लियर है यहाँ पे? ये जो स्टिग्मा है ना ये कैसा काम करता है? तो स्टिग्मा एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कैसा काम करता है भाई? लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है? पॉलन ग्रेन के लिए। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग, क्या लिखेंगे? एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ व्हाट? पॉलन ग्रेन, है ना? इजी लिख दे, तुम समझ जाना। पॉलन ग्रेन। स्टाइल क्या है? तो स्टाइल ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, या गाइनोशियम का इलोंगेटेड पार्ट क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और ओवरी एक सॉलिड बेसल पार्ट कहलाता है। और ओवरी के पास क्या होता है? ओवरी के पास होता है ओव्यूल्स। क्या होता है भाई? ओवरी के पास क्या होता है? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के पास क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है ओव्यूल्स को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। देखो, स्पोरोफिल याद है? माइक्रोस्पोरोफिल, यानी जहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा। स्पोरोफिल क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यानी इंड्रोसियम फ्लावरिंग प्लांट में, इंड्रोसियम को क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। और प्लांट में गाइनोशियम को क्या कह सकते हैं? मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। इस मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोर बनता है। और मेगा स्पोर जहां पे बनता है ना, जिस स्पेसिफिक लोकेशन में बनता है, मेगा स्पोर कहां बनेगा? मेगा स्पोरेंजियम में बनेगा। कहां बनेगा? मेगा स्पोरेंजियम में बनेगा। और मेगा स्पोरेंजियम क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। जैसे एंथर में हम लोग देखे थे, जब क्रॉस सेक्शन कट किए तो सेंट्रल पोर्शन पे माइक्रोस्पोरेंजियम था। क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम था। और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसीलिए एंथर को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ में आया? उस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता था? माइक्रोस्पोर बनता था। और माइक्रोस्पोर किसके हेल्प से बनता था? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के हेल्प से बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये फिगर क्लियर है? अब देखो भाई, यहाँ पे ना इसके ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। हो सकता है एक से अधिक ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है एक ओव्यूल प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाता है? ये तो अभी हम नहीं बता रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, ये सब क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर होता है, सॉरी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। तो आप बताइएगा, क्या बताना है भाई आपको? ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होके क्या बनाता है, और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होके क्या बनाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं गाइनोशियम। यहां तक क्लियर है? ये गाइनोशियम का पार्ट देख लिया। अगर किसी फ्लावर में एक ही गाइनोशियम होगा, ठीक है, अगर किसी फ्लावर में एक ही गाइनोशियम होगा, इसका मतलब एक ही कार्पेल होगा। क्या? अगर किसी फ्लावर में एक गाइनोशियम होगा या एक कार्पेल होगा ना, तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या बोलेंगे भाई? मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्लियर है? अगर किसी प्लांट में कार्पेल जो होगा वो एक से अधिक होगा, बात को समझना, यहां से क्वेश्चन आता है।
अगर किसी प्लांट में जो कार्पेल होगा वो एक से अधिक होगा और फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा, मतलब आपस में अटैच नहीं होगा, तो वैसे फ्लावर को कहते हैं एपोकार्पस फ्लावर। क्या कहते हैं? एपोकार्पस फ्लावर। एक बार फिर से, अगर कार्पेल सिर्फ एक होगा तो फ्लावर को क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या कहेंगे भाई? मोनोकार्पेलरी फ्लावर। अगर प्लांट्स में कार्पेल मोर देन वन होगा और आपस में फ्री होगा यानी फ्यूज्ड नहीं होगा और फ्री होगा, तो वैसे कार्पेल को कहेंगे एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। ठीक है। आपके पास अभी एनसीईआरटी है? हाँ भाई, आपके पास अभी एनसीईआरटी है? अगर एनसीईआरटी है तो निकालिए पेज नंबर 35। क्या? पेज 35 निकालिए और फिगर 2.7 देखिए। ठीक है, तो पेज 2.7 आपको देखना है और पेज 35 और फिगर 2.7 आपको देखना है ना। अभी एनसीईआरटी निकालो वीडियो। अगर एनसीईआरटी तुम्हारे पास नहीं है, वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी लाओ और ये खोल के देखो, है ना बुक। चलिए पेज 35 पे देखिए, तो दिया हुआ है एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन कैसा है? मोर देन वन कार्पेल एंड फ्री। ठीक है, एक से अधिक कार्पेल होगा और फ्री होगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोकार्पस। और ऐसा देखने को मिलता है लोटस में, रोज में और माइकेलिया में। इसमें लोटस, रोज और माइकेलिया में देखने को मिलता है। अब देखो एनसीईआरटी 11th में लोटस रोज के बारे में बता दिया और 12th में माइकेलिया के बारे में बोल दिया कि भाई माइकेलिया में जो कार्पेल का कंडीशन होता है वो एपोकार्पस का कंडीशन होता है। समझ में आ गया? चलिए, और फिगर भी आपको दिया हुआ है, तो फिगर देके भी पूछ सकता है। जो एनसीईआरटी वाला फिगर है ना माइकेलिया का, वो फिगर देके पूछ देगा कि भाई इसमें जो कार्पेल का कंडीशन है वो कैसा है? एपोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? कर लेंगे कैसा कंडीशन होता है? लोटस, रोज और माइकेलिया में एपोकार्पस कंडीशन होता है। उसके अलावा अगर कार्पेल का नंबर एक से अधिक हो, कार्पेल का नंबर एक से अधिक हो और कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं? सिनकार्पस। और सिनकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगा किसमें? पैपावर सोमनिफेरम में। किसमें? पैपावर सोमनिफेरम। ये ओपियम है, पैपावर सोमनिफेरम में। और अगर आप बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। तो पैपावर सोमनिफेरम में आपको क्या दिखेगा? सिनकार्पस। क्या कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा? सिनकार्पस, मतलब मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट होगा, आपस में क्या होगा? वो सब फ्यूज्ड होगा। क्या होगा? फ्यूज्ड होगा। दिख गया? चलिए आगे अब हम आते हैं ओव्यूल्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं भाई? ओव्यूल्स को पढ़ते हैं। ओव्यूल का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल का मतलब मेगा स्पोरेंजियम। जहां पे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट आएगा, उसके स्ट्रक्चर का बात आएगा, वहां पे हम माइक्रोब नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेगा। ठीक है, यानी ओव्यूल को अगर देखना है यानी मेगा स्पोरेंजियम को देखना है। किसको देखना भाई? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। और ओव्यूल बोले तो भाई क्या इसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। चलो देखते हैं ओव्यूल है क्या भाई। ओव्यूल क्या है देखते हैं। ये हो गया ओवरी, मतलब सॉरी ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी वॉल से, किससे? ओवरी वॉल से जो अटैच्ड होता है ना, ओवरी वॉल से ऐसे अटैच्ड होता है ये हो गया इंटेगुमेंट। किसका? ओव्यूल का इंटेगुमेंट। ओवरी वॉल से ओवरी वॉल से अटैच्ड स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? ओव्यूल बोल रहे हैं। ठीक है,
है। तो ये है ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल यानी इम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के सेंट्रल पोर्शन पे क्या बनता है? इम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है भाई? इम्ब्रियो सैक बनता है। ये कैसे बनेगा इम्ब्रियो सैक हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल पोर्शन में इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक विथ इंटेगुमेंट। फिर से एक बार सुनना भाई, इम्ब्रियो सैक विथ इंटेगुमेंट क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है, ठीक है। और आपको पता है एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट होता है वो डबल लेयर्ड इंटेगुमेंट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो इंटेगुमेंट होता है वो तुम बताना, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल का इंटेगुमेंट कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड या डबल लेयर्ड होता है। खैर, तो ये हुआ पूरा ओव्यूल, मेरा समझ में आ गया। तो ओव्यूल को अगर आप देखिए, ओव्यूल्स को अगर आप देखिए तो ओव्यूल अटैच्ड है, किसके हेल्प से है भाई? कहां पे अटैच्ड है? तो ओवरी वॉल पे अटैच्ड है। किस पे अटैच्ड है? ओवरी वॉल पे अटैच्ड है। सुनना भाई, बात को ध्यान से समझना। ये ओवरी वॉल पे जो ओव्यूल अटैच्ड है ना, ओवरी वॉल पे जो ओव्यूल अटैच्ड है वो ओवरी के किस पोर्शन से अटैच्ड है? तो वो ओवरी के प्लासेंटा से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है भाई? प्लासेंटा से अटैच्ड है। प्लासेंटा जो है ना वो किसका स्ट्रक्चर होता है? हमेशा प्लासेंटा मदर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? मदर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मदर बॉडी के साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये ओव्यूल अटैच्ड होता है ओवरी वॉल से। किसके हेल्प से? कहां पे? प्लासेंटा से। किसके हेल्प से भाई? प्लासेंटा से। अब देखो, ये हो गया प्लासेंटा वाला पोर्शन, ये हो गया ओव्यूल वाला पोर्शन। ये जो स्टॉक है ना ओव्यूल का, स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या कहलाता है पता है? ओव्यूल के स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूनिकल क्या है, तो क्या जवाब देंगे भाई? ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। एक बार फिर से, ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से जो बोल रहे हैं। हाइलम क्या है? फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से, फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं भाई? हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या कहलाता है? बोलो ना, क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हाइलम कहलाता है। क्लियर है यहां तक? क्या कहलाता है? हाइलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलन ट्यूब आएगा और जहां से इंट्री लेगा ना, पॉलन ट्यूब, इस इंट्री पॉइंट को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। सुनना भाई, ये जो ओव्यूल है ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। मतलब ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल उसका क्या हो गया है? बेंट कर गया है। और हाइलम और माइक्रोपाइल लगभग एक दूसरे के पास है। हाइलम और माइक्रोपाइल लगभग एक दूसरे के पास है। तो ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में सारे ओव्यूल्स को, टाइप्स ऑफ ओव्यूल को। मेनली हम लोग को 6 टाइप्स के ओव्यूल पढ़ने हैं। 6 तो भाई हाथ में नहीं है। मेनली हमको 6 टाइप्स के ओव्यूल पढ़ने, अभी देखेंगे 6 टाइप के ओव्यूल। चलो, तो ये हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है। जो बेसल पोर्शन होता है ओव्यूल का, उस बेसल पोर्शन को बोलते हैं चेलाइजा। क्या बोलते हैं भाई? चेलाइजा, ठीक है। तो चेलाइजल इंड हो गया। और चेलाइजा क्या है भाई? तो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तुमको लग रहा होगा कि सर ये बेसल का है तो एपिकल पोर्शन है ओव्यूल करना। ये ओव्यूल क्या हो गया? ऐसे बेंट कर गया है, इसलिए चेलाइजा ऊपर चला गया है। क्लियर है? कायदे से चेलाइजा क्या है भाई? बेसल पार्ट है। किसका? ओव्यूल का। चलिए, ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, बाहर वाला इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये हो गया इनर इंटेगुमेंट,
आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, और सेंट्रल पोर्शन पे क्या बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं भाई, एम्ब्रियो सैक। आगे जब हम इसको जूम करके आपको बताएंगे ना, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक को जब पढ़ाएंगे, ये वाले एम्ब्रियो सैक को, तो जूम करके तब दिखाएंगे ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है, बीच में क्या है, एग सेल है, यही एग सेल फीमेल गैमेट है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है, और ये ऊपर वाले में क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। चैलाजियल एंड की तरफ कौन सा सेल होता है, एंटीपोडल सेल्स होता है। तो जब हम इसको जूम करके देखेंगे, मतलब काफी मैग्नीफाइंग करके देखेंगे ना, तब यहाँ पे क्लियर होगा। अभी लिखेंगे तो बाकी सब समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखो भाई क्लियर हो गया। इनर इंटेगुमेंट के बाद भी एक न्यूट्रिशियस लेयर होता है, जैसे वहां पे टेप्टम था ना, यहाँ पे एक न्यूट्रिशियस लेयर होता है, और इस न्यूट्रिशियस लेयर को हम क्या कहते हैं, इनर इंटेगुमेंट के बाद एक न्यूट्रिशियस लेयर होता है, किसका, न्यूसेलस का। तो इस न्यूट्रिशियस लेयर को कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। क्लियर है। तो ये सब स्ट्रक्चर को हम देखेंगे आगे। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो मेनली 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, पहला हो गया ऑर्थोट्रोपस, दूसरा हो गया एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। हेमीट्रोपस के बाद क्या हो जाएगा भाई, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस के बाद आ जाएगा सर्सिनोट्रोपस। क्या, सर्सिनोट्रोपस। और एक बच गया कैंपाइलोट्रोपस। क्या, कैंपाइलोट्रोपस। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं जो हमको अभी पढ़ना है। इसको रब कर दें, हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और पिछले 5-7 साल से इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है टाइप्स ऑफ ओव्यूल से। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, और आपके नोट्स में इसका फिगर नहीं है डिटेल्स में, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे फिगर बना के एक बार पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल क्या है भाई, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसके किसके बीच, बिटवीन ओव्यूल एंड, बोलो ना, बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अच्छा, हम फ्यूनिकल पूछ रहे थे क्या, तो फ्यूनिकल क्या है भाई, स्टॉक ऑफ ओव्यूल को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। और हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। प्लासेंटा किधर होता है, तो ओवरी वॉल साइड होता है। किधर होता है भाई, ओवरी वॉल के साइड होता है। क्लियर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे। किस पे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे। सबसे पहला ओव्यूल का टाइप होता है, वो होता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, देखना, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। सेंट्रल पोर्शन में क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक, और ये हो गया न्यूसेलस वाला पार्ट। क्या हो गया, न्यूसेलस वाला पार्ट। और ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, ये क्या हो गया, इनर इंटेगुमेंट, और ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। ये आउटर इंटेगुमेंट जाएगा और कंटिन्यू कर जाएगा, और क्या बना देगा, ये फ्यूनिकल बना देगा। क्या बना देगा भाई, फ्यूनिकल बना देगा। तो देखिए फ्यूनिकल, ये क्या है, फ्यूनिकल। और ये वाला क्या है, माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल, ठीक है, दिख रहा है आपको। अगर सेम डायरेक्शन में है, फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये देखो, ये चैलाजियल एंड हो जाएगा इधर, इसको बोलेंगे बेसल पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है। चलिए, फ्यूनिकल्स और ओव्यूल में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो ये जो ओव्यूल बना, ये कैसा,
ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बना। कैसा बना भाई? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बना। ऑर्थोट्रोपस के बाद हम पढ़ेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है ना कि ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया न्यूशेलस, ये इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये हो गया माइक्रोपाइल। क्या हो गया? माइक्रोपाइल। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, ये फ्यूनिकल हो गया, फ्यूनिकल। और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? माइक्रोपाइलर इंड और हाइलम लगभग आसपास रहता है। ठीक है, तो इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें बेंडिंग हो जाता है। किसका? ओव्यूल का बेंडिंग हो जाता है, फ्यूनिकल्स बेंड हो जाता, सॉरी ओव्यूल बेंड हो जाता है। देखा? तो ये जो ओव्यूल है वो बेंड हो जाता है, जिसके कारण माइक्रोपाइल और हाइलम पास पास आ जाते हैं। इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हेमीट्रोपस ओव्यूल। क्या पढ़ेंगे? हेमीट्रोपस ओव्यूल। चलिए यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ना कि जिस डायरेक्शन से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा या जिस डायरेक्शन में माइक्रोपाइल है, उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा? फ्यूनिकल्स भी है। तो इस तरह के ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के बाद हम पढ़ेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल। क्या? हेमीट्रोपस ओव्यूल। ये दोनों बना लिए। चलिए, हेमीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है ना, जो बेंट होगा ना, ओव्यूल जो बेंट करेगा वो पार्शियल बेंट करेगा, बीच में ही रह जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से, फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसा लगेगा। चलो देखते हैं। ये ओव्यूल, सॉरी हाँ, ये मतलब एम्ब्रियो सैक, और ये क्या हो जाएगा मेरा? न्यूशेलस, ये इनर इंटेगुमेंट, और ये वाला क्या भाई? आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर है? इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ओव्यूल होगा उसको क्या कहेंगे? ऐसा, मतलब माइक्रोपाइलर इंड ये हुआ और फ्यूनिकल ये हुआ। तो माइक्रोपाइलर इंड और फ्यूनिकल्स आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होंगे। तो वैसे ओव्यूल को क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं भाई? हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। हेमीट्रोपस ओव्यूल के बाद हम आएंगे कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पे। किस पे? कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। वो ज्यादा इसको डिटेल में मत पढ़ना, तुमको मन करेगा तो सीट वेट से इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन ओव्यूल जो होता है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा होता है? तो आंसर जाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इसी कारण आपके एनसीईआरटी फिगर में भी एनाट्रोपस ओव्यूल को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? एनाट्रोपस ओव्यूल को दिखाया गया, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, हाँ भाई। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए? ऑर्थोट्रोपस पढ़ लिए, एनाट्रोपस पढ़ लिए, हेमीट्रोपस पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? कैंपाइलोट्रोपस। क्या पढ़ेंगे भाई? कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है कि ये ओव्यूल थोड़ा सा बेंट हो जाता है। इसमें ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा बेंट हो जाता है। ठीक है, हेमी से थोड़ा सा ज्यादा बेंट हो जाता है। ये इनर ये हो गया। सबसे पहले तो हमको बनाना होगा क्या? ये न्यूशेलस, ये इनर इंटेगुमेंट, और फिर हमको एक बनाना होगा ये आउटर इंटेगुमेंट। क्या? आउटर इंटेगुमेंट। और आपको दिख रहा होगा आउटर इंटेगुमेंट के साथ ही क्या हो जा रहा है भाई? फ्यूनिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एक होगा, थोड़ा सा हेमीट्रोपस वाले से ज्यादा बेंट होगा, कैंपाइलोट्रोपस। क्या होगा भाई? कैंपाइलोट्रोपस होगा। यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक का
शेप है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस के बाद हम पढ़ेंगे एम्फीट्रोपस। क्या, एम्फीट्रोपस। अच्छा, मन करे आपको फिगर बनाने का तो आप वीडियो के साथ फिगर बना सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किससे, एम्फीट्रोपस से क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्फीट्रोपस में, किसमें, एम्फीट्रोपस में जो इम्ब्रियो सैक होता है ना, इम्ब्रियो सैक, उसका शेप कैसा होता है। तो एम्फीट्रोपस में इम्ब्रियो सैक का शेप हॉर्स शू शेप, मतलब घोड़े के नाल के जैसा हो जाता है। कैसा, घोड़े के नाल के जैसा। तो ये आपको मन करे तो याद रख सकते हैं कि भाई हॉर्स शू शेप इम्ब्रियो शेप्ड किस ओव्यूल में पाया जाता है। आंसर चला जाएगा एम्फीट्रोपस में। किसमें, एम्फीट्रोपस में, ठीक है। चलिए, घोड़ा का नाल कैसा होता है, तो घोड़ा का नाल कुछ ऐसा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, इम्ब्रियो सैक बना दीजिए। इम्ब्रियो सैक के बाद आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे करके, क्या, न्यूशेलस वाला पोर्शन, क्या, न्यूशेलस बना सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट और फिर यहाँ पे बनाएंगे इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट, फिर इनर इंटेगुमेंट, फिर आउटर इंटेगुमेंट, और आउटर इंटेगुमेंट के साथ ये फ्यूनिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये फ्यूनिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉर्स शू शेप्ड, क्या, हॉर्स शू शेप्ड इम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, किसमें, बोलो ना, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। किसमें भाई, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है एम्फीट्रोपस, जिसका इम्ब्रियो सैक कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है। कैसा, हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल के जैसा इम्ब्रियो सैक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। और दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल याद रखना है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ना वो फेमस है, मतलब कॉमनली वही जनरली मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद आ गया सर्सिनोट्रोपस। क्या, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है कि फ्यूनिकल लगभग पूरा एक सर्कल बना लेता है। एक बार फिर से, सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, फ्यूनिकल्स लगभग पूरा बेंड हो जाता है और लगभग एक सर्कल बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। क्या, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। सर्सिनोट्रोपस में ऐसा होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे बनाएंगे एक ओव्यूल, और ये न्यूसेलस वाला पार्ट, ये इनर इंटेगुमेंट बनाएंगे, उसके बाद ये आउटर इंटेगुमेंट बनाएंगे। और तुमको पता है कि आउटर इंटेगुमेंट के साथ ही क्या बनेगा, ऐसे फ्यूनिकल्स बन जाएगा। क्या बनेगा, फ्यूनिकल्स बन जाएगा। और यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट के साथ ये क्या बन जाएगा, फ्यूनिकल्स बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लगभग ऐसे, लगभग पूरा बेंट कर गया है। क्या, मेरा ओव्यूल पूरा बेंट कर गया है फ्यूनिकल्स के बेंडिंग होने के कारण। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो यहां तक मेरा पूरा ओव्यूल जो है ना ये खत्म हो गया। यहाँ पे यार कुछ ये गड़बड़ ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। अब चलो, ठीक। तो यहां पे मेरा हो गया सर्सिनोट्रोपस। चलिए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर देखेंगे इम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को, ठीक है, यानी एक्चुअल में मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी तक तो बस ओव्यूल को देख रहे थे, और ओव्यूल में मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल कहने का मतलब है मेगा स्पोरेंजियम को देख रहे थे। ये मेगा स्पोरेंजियम है कहाँ पे, मेगा स्पोरोफिल में। और मेगा स्पोरोफिल क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, और वैसा मॉडिफाइड लीफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाता है उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल कहने का मतलब है गाइनोशियम या पिस्टिलिया कार्पेल। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। एक बार रिकैप करते हैं पॉलन ग्रेन वाला पोर्शन। पॉलन ग्रेन के पास ना न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण इसको फूड सप्लीमेंट्स के जैसा भी यूज कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी डिपेंड करता है किस पे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे। किस पे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे। सीरियल्स का पॉलन ग्रेन एक्टिव रहता है, वायबल रहता है, कितने समय के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए, ठीक है।
रोजेसी, लेग्यूमिनेशी और सोलेनेशी फैमिली के पॉलन ग्रेन एक्टिव रहते हैं, वायबल रहते हैं महीनों तक। पॉलन ग्रेन को आप प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसपे टेम्परेचर कितना हो जाता है -196 डिग्री हो जाता है। तो आप इसको पढ़िए, कोई भी डाउट है उसको कमेंट में जरूर पूछिए। और हाँ भाई, एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ ही लो अभी, ठीक है। एनसीईआरटी का फिगर 2.7 बोले थे हम देखने के लिए, पेज नंबर 35 पे। चलिए, तो पढ़ाई कैसा चल रहा है आप बताइए। थैंक यू।